रिवेंज एक ऐसी डिश है जिसे जितना ठंडा करके खाया जाए वो टेस्ट में उतना अच्छा लगता है। पता नहीं विशाल उर्फ विक्की ने फिल्म गॉडफादर देखी है या नहीं, लेकिन उसके बदला लेने का तरीका तो कुछ कुछ फिल्म के डायलॉग जैसा ही है। उस फिल्म का वही डायलॉग इस वक्त वाराणसी में हरेक की जुबान पर है। खुद पुलिस उस फिल्मी डायलॉग और वाराणसी में हुए एक ही परिवार के 5 कत्ल से जोड़े जा रहे कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन ये है कि क्या 5 नवंबर को वाराणसी में हुए 5 कत्ल के तार 27 साल पहले हुए 4 कत्ल से जाकर जुड़ते हैं, और क्या 27 साल पहले जिस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते देखा था, उसे वह चाह कर भी भुला नहीं पाया था। उसके अंदर जल रही बदले की आग 27 साल बाद जब ज्वाला बनी तो उसमें 5 लोग भस्म हो गए। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी खूनी शुरुआत जिस शख्स ने की, उसका खूनी अंत उसके मौत के साथ हुआ। आखिर कौन थे वो लोग, क्यों हुई थी एक ही घर के 5 लोगों की हत्या, चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस बार दीपावली के पहले 33 वर्षीय विशाल उर्फ विक्की गुप्ता अहमदाबाद से घर आया और अपनी दादी शारदा देवी से बोला, दादी, मैं दिवाली के दिन मम्मी पापा के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन दिवाली के पटाखों के शोर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने पोते के मुंह से यह बात सुनते ही शारदा देवी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने विक्की को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाते हुए बोली, देख विक्की, जो बीत गया उसे भूल जा, वैसे ही मेरे पास बस यही एक बेटा राजेंद्र बचा है। बेटा, इस तरह का ख्याल मन से निकाल दे, खून खराबा करने से आखिर क्या हासिल होगा। विक्की आवेश में आते हुए बोला, दादी, आखिर मैं कैसे भूल जाऊं कि 27 साल पहले राजेंद्र ताऊ ने मेरे मम्मी पापा को किस तरह मेरे सामने गोलियों से भून दिया था, और तो और जेल से आने के बाद दादाजी को मरवा डाला था। शारदा देवी उसे पुचकारते हुए बोली, मुझे देख ले बेटा, तेरे दादाजी की मौत का गम सहकर भी मैंने राजेंद्र को माफ कर दिया है। आखिर इतना बड़ा कारोबार संभालता कौन। दिवाली खुशियों का त्योहार है, इसे मातम में मत बदल देना। विक्की ने दादी से कहा, आखिर हम कब तक ताऊ के टुकड़ों पर पलेंगे, हमारा भी तो हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम बेगानों की तरह इस घर में कब तक रहेंगे। विक्की बेटा, थोड़ा धीरज रख, मैं तुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दिला दूंगी, मगर कोई ऐसा कदम मत उठाना कि मुझे इस बुढ़ापे में बुरे दिन देखने पड़े। शारदा देवी के समझाने के बाद विक्की चला गया। वाराणसी के भदैनी इलाके में पावर हाउस के सामने की गली में 56 साल के शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। मकान के अगले हिस्से में पहले, दूसरे और तीसरे तल पर राजेंद्र का एक एक फ्लैट है, जबकि अन्य फ्लैट और उससे सटे टिनशेड में 40 किराएदार रहते हैं। राजेंद्र के साथ घर में 80 साल की मां शारदा देवी के अलावा उसकी पत्नी नीतू गुप्ता, 24 साल का बेटा नवनेंद्र व 15 साल का सुबेंद्र और 17 साल की बेटी गौरांगी रहते थे। विक्की राजेंद्र गुप्ता के भाई कृष्णा गुप्ता का बेटा था, जो तमिलनाडु के वेल्लोर से एमसीए करने के बाद अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में अपने घर वाराणसी आया हुआ था। विक्की का एक छोटा भाई प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू और एक बहन अनुप्रिया गुप्ता है, जिसकी शादी हो चुकी है। उस दिन 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे घर में काम करने वाली नौकरानी रीता जैसे ही फ्लैट में घुसी तो अम्मा ने ऊपर की मंजिल से आवाज देकर पूछा, क्यों रीता, खाना बनाने वाली रेनू आई है कि नहीं। अभी तक तो नहीं आई अम्मा, रीता ने नीचे से चिल्लाकर कहा। अम्मा ने पूछा, देख तो जरा नीतू, क्या अभी तक सोकर नहीं उठी, कोई आवाज नहीं आ रही। रीता ने कहा, अम्मा, अभी दरवाजा लगा हुआ है, हो सकता है बाहर गई हो, फिर भी मैं देख कर बताती हूँ। इतना कहकर रीता ने झाड़ू उठाई और सफाई करते हुए नीतू भाभी के कमरे तक पहुंची। रीता ने प्रथम तल स्थित फ्लैट पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
थोड़ा इंतजार के बाद रीता ने दरवाजे पर धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने जो दृश्य देखा तो उसकी चीख निकल गई। कमरे में नीतू फर्श पर खून से लथपथ निढाल पड़ी थी। रीता चिल्लाती हुई दूसरी मंजिल की तरफ गई, जहां नीतू के बड़े बेटे नवनेंद्र का कमरा था। उसने बाहर से ही आवाज देकर पुकारा, बाबू भैया, बाबू भैया, नीचे जाकर तो देखो मम्मी को क्या हुआ है। कोई उत्तर नहीं मिलने पर उसने अंदर जाकर देखा तो वहां एक कमरे में नवनेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और गौरांगी एक कोने में मृत पड़ी थी। तो सुबेंद्र का शव बाथरूम में मिला। रीता फ्लैट के नीचे आई और आसपास के लोगों को उसने घटना की जानकारी दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दिया। पुलिस ने इस वारदात की मौके पर पहुंचकर जांच शुरू किया। सभी के सिर और सीने में एक एक गोली मारी गई थी। जबकि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद हैरानी की बात यह थी कि घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता गायब था। पूछताछ में पता चला कि राजेंद्र गुप्ता कुछ समय से पत्नी से अनबन के चलते परिवार से अलग रह रहा था। लोगों के साथ पुलिस को लगा कि शायद इन चारों कत्ल के पीछे राजेंद्र गुप्ता का ही हाथ है, जिसने किसी वजह से अपने पूरे परिवार की जान ले ली और खुद फरार हो गया। आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस बात की तस्दीक जरूरी थी। जब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस किया तो फोन की लोकेशन मौकाए वारदात से दूर रोहनिया पुलिस थाना के मीरापुर रामपुर गांव में मिल रही थी। पुलिस यह सोचकर हैरान थी कि जिसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया वह शहर से दूर एक गांव में आखिर क्या कर रहा है। पुलिस की एक टीम फौरन मीरापुर रामपुर गांव के लिए रवाना हुई। मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक टीम एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में पहुंची। यहां पुलिस को जो कुछ मिला वो और भी हैरान करने वाला था। इस मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। ठीक अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह उसके भी सिर और सीने में एक एक गोली लगी थी। इस वारदात में एक बात परिवार के बाकी लोगों से अलग थी, वो थी राजेंद्र गुप्ता की लाश का बिल्कुल बिना कपड़ों के होना। राजेंद्र गुप्ता की इस हाल में मिली लाश ने इस केस को मानो अचानक से पलट दिया, क्योंकि अब तक पुलिस यह मानकर चल रही थी कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की होगी। कुछ लोग यह भी मान रहे थे कि हत्या करने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी होगी, लेकिन वहां जिस तरह से उसके सिर और सीने में एक एक गोली लगी थी उससे साफ था कि राजेंद्र गुप्ता ने कम से कम खुदकुशी तो नहीं की है, क्योंकि खुदकुशी करने वाला आदमी अपने सिर और सीने में एक एक कर 2 गोलियां नहीं मार सकता है। और फिर जिस हथियार से खुद को गोली मारी वह भी वही होना चाहिए था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कातिल कौन है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले खोखे के आधार पर यह दावा किया कि हत्या में .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी के भेलूपुर थाना इलाके में हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। काशी जोन के डीसीपी गौरव बांसवाल के निर्देश पर पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्र गुप्ता को 3 गोलियां मारी गई थीं, 2 उसके सिर पर और 1 सीने पर। उसके बड़े बेटे नवनेंद्र को 4 गोलियां मारी गई थीं, जिनमें 2 सिर पर और 2 सीने पर थीं। नीतू गुप्ता को भी 4 गोलियां मारी गईं, जबकि बेटी गौरांगी गुप्ता और छोटे बेटे सुबेंद्र को 2-2 गोलियां मारी गईं। रिपोर्ट के अनुसार एक ही प्रकार की पिस्टल से गोली मारी गई थी। इससे पता चलता है कि यह सुनियोजित हत्याएं थीं। 6 नवंबर को सभी 5 शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया गया। जब घर से एक साथ 5 अर्थियां उठी तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। वाराणसी में पिता, पत्नी और 3 बच्चों के शव हरिश्चंद्र घाट पर जैसे ही पहुंचे वैसे ही श्मशान घाट पर लोगों का जमावड़ा लग गया। हर कोई एक साथ परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ जलती चिताओं को देखकर हैरान था। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर भतीजे प्रशांत उर्फ जुगनू ने अपने ताऊ राजेंद्र गुप्ता, ताई नीतू, चचेरी बहन गौरांगी और चचेरे भाइयों सुबेंद्र के साथ नवनेंद्र के शवों का अंतिम संस्कार करते हुए मुखाग्नि दिया। अंतिम संस्कार के बाद भतीजे जुगनू को पुलिस ने हिरासत में रखा।
अंतिम संस्कार के दौरान हरिश्चंद्र घाट पर राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा भी मौजूद रहीं और नम आंखों से अपने परिवार के सदस्यों की जलती चिताओं को देर तक निहारती रहीं। वाराणसी पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी और अब पुलिस ने परिवार में जिंदा बची सबसे बुजुर्ग महिला राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा देवी से पूछताछ किया। शारदा देवी ने इस कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई, उसने मामले को एक और ही नया मोड़ दे दिया। शारदा देवी ने शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनका पोता और राजेंद्र का भतीजा विशाल उर्फ विक्की गुप्ता हो सकता है। असल में विक्की पहले भी राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार के कत्ल की बात कह चुका था और विक्की की अपने ही ताऊ राजेंद्र गुप्ता से पुरानी दुश्मनी भी थी। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फैजल खान वाला रोल आज भी याद है। उसके डायलॉग की डिलीवरी इतनी परफेक्ट थी कि वह फिल्म दर्शकों पर जादू छोड़ गई थी। विशाल गुप्ता उर्फ विक्की ने भी जब फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा बोला गया डायलॉग बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल सुना, तो इस डायलॉग ने किसी चिंगारी की तरह सीने में पड़ी सुस्त राख में दबी बदले की आग को सुलगा दिया। उसके मन में दबी बदले की आग फिर से ज्वाला बनने को बेताब होने लगी। आखिर उसे अपने मम्मी पापा के कत्ल का बदला जो लेना था। 27 साल पहले 1997 में विक्की केवल 5 साल का मासूम बच्चा था, लेकिन उसे याद है कि किस तरह उसके पापा कृष्णा गुप्ता और मम्मी बबीता गुप्ता का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। मर्डर करने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि विक्की का सगा ताऊ राजेंद्र गुप्ता था। असल में वाराणसी के भदैनी इलाके में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनारस के बड़े कारोबारी थे। उनका प्रॉपर्टी और शराब का लंबा चौड़ा काम था। घर में शराब और प्रॉपर्टी का बड़ा काम था। 5 लाख रुपए महीने मकानों के किराए से आते थे। बाकी शराब के ठेके अलग थे। लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपने बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता के लापरवाह रवैये को लेकर हमेशा नाखुश रहते थे, क्योंकि राजेंद्र कारोबार पर ध्यान देने के बजाय अय्याशी की राह पर चल पड़ा था। इस वजह से उन्होंने अपने कारोबार का ज्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे कृष्णा गुप्ता के हवाले कर दिया था। कारोबार और प्रॉपर्टी की बागडोर छोटे बेटे कृष्णा के हाथ में रहती थी, वह पिता लक्ष्मी नारायण के ज्यादा करीब थे। यह बात राजेंद्र गुप्ता को अखरती थी। इस बात को लेकर राजेंद्र का अपने पिता से झगड़ा भी होता था, इसलिए दोनों भाइयों के बीच विवाद भी चल रहा था। इस परिवार में खूनी खेल की शुरुआत 1997 के नवंबर महीने में हुई थी। एक रोज राजेंद्र अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद राजेंद्र मौके से फरार हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार राजेंद्र फंसा और अरेस्ट होकर जेल चला गया। इस घटना के बाद राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस वारदात से अपने बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता पर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का गुस्सा और बढ़ गया। माँ बाप का साया छिन जाने के बाद लक्ष्मी नारायण ने कृष्णा के दोनों बेटों विक्की और जुगनू को काम सिखाना शुरू कर दिया। उधर जेल में बंद राजेंद्र गुप्ता अब भी अपने पिता के रवैये से गुस्से में था। करीब 6 साल जेल में गुजारने के बाद साल 2003 में उसे जैसे ही पैरोल मिली, बाहर आकर उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। असल में राजेंद्र अपने पिता से प्रॉपर्टी और कारोबार का हिस्सा मांग रहा था, लेकिन लक्ष्मी नारायण इसके लिए तैयार नहीं थे। राजेंद्र गुप्ता एक बार फिर पूरे कारोबार पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करने लगा, मगर पिता लक्ष्मी नारायण का रुख सख्त था। वह नहीं चाहते थे कि उनके छोटे बेटे को मारने वाला परिवार में शामिल हो जाए, इसलिए उन्होंने परिवार और कारोबार से राजेंद्र को दूर रखा। राजेंद्र को यह सब ठीक नहीं लगा। अचानक एक रोज वाराणसी शहर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौराहे के पास गुमनाम कातिलों ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दिया। इस मामले में पुलिस के शक की सुई पहले ही दिन से बेटे राजेंद्र गुप्ता पर ही थी। ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर अपने पिता और उनके सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल करवा दिया है। इसके बाद राजेंद्र ने कारोबार पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। राजेंद्र की पहली शादी 1995 में हुई थी,
पहली पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ था। राजेंद्र गुप्ता के जिद्दी स्वभाव और हिंसक होने से पहली पत्नी बुरी तरह डर गई। उसे हर पल यही डर सताता कि जो शख्स अपने सगे भाई का मर्डर कर सकता है वह उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए राजेंद्र के जेल जाते ही पहली पत्नी अपने मायके पश्चिम बंगाल के आसनसोल चली गई। इसके बाद साल 2003 में जब राजेंद्र जेल से बाहर आया तो उसका नीतू से अफेयर हो गया। उसके बाद उसने नीतू से दूसरी शादी किया, जिससे उसे 3 बच्चे नवनेंद्र, सुबेंद्र और गौरांगी हुए। नवनेंद्र बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। सुबेंद्र और गौरांगी डीपीएस में पढ़ते थे। इन बच्चों के सिर पर तो खैर माँ बाप का साया था, लेकिन राजेंद्र की वजह से ही कृष्णा के बच्चे कई साल अनाथ की तरह रहे। कहने को तो विक्की, जुगनू और उनकी बहन अनुप्रिया को राजेंद्र ने ही पाला था, लेकिन परवरिश के मामले में भी उसका परिवार अपने भतीजों के साथ सौतेला व्यवहार करता था। राजेंद्र हर समय अपने भतीजों के साथ गाली गलौज करता था और यह धमकी भी देता था कि उनके मम्मी पापा की तरह उनका भी कत्ल कर देगा। जैसे जैसे राजेंद्र गुप्ता के भतीजे बड़े हो रहे थे, वे गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे। और अब जब ये वारदात हुई तो शक की सुई राजेंद्र के बड़े भतीजे विक्की पर ही जाकर टिक गई थी, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत भी मिल चुके थे और वारदात के बाद से ही वह फरार भी था। राजेंद्र गुप्ता की बुजुर्ग मां शारदा देवी ने भी पुलिस को बताया था कि विक्की अपने चाचा से बदला लेना चाहता था। विक्की गुप्ता और उसका भाई जुगनू दोनों दिल्ली एनसीआर में ही रहकर अपना काम करते थे। इस वारदात के बाद जुगनू तो बनारस पहुंच गया, लेकिन विक्की का कोई पता नहीं चला। इस बीच जब पुलिस ने विक्की के बारे में जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि उसने अपने करीबियों से कई बार राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार को जान से मार डालने की बात कही थी। पुलिस ने इस वारदात के बाद विक्की के बहनोई को नोएडा से हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में इस बात पर मुहर लगाई। बहनोई ने बताया कि विक्की ने उससे कहा था कि इस बार दिवाली में वो अपने ताऊ और उसके परिवार को मार डालेगा। पुलिस को मामले की छानबीन के दौरान मिली एक पर्सनल डायरी ने इस मौत की गुत्थी को और भी उलझा दिया। यह डायरी वारदात में मारे गए शख्स राजेंद्र गुप्ता की थी। डायरी में राजेंद्र ने किसी से उसकी लड़की के साथ शादी करने की इच्छा जताई थी और खुद को एक काबिल, कर्मठ, सच्चा और संस्कारी लड़का बता रहा था। डायरी में लिखी लाइनों के साथ एक सवाल यह भी खड़ा हो गया कि क्या राजेंद्र गुप्ता तीसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि डायरी में ये बातें जिन पन्नों पर लिखी थीं, उसके साथ वाले दूसरे पन्ने पर 6 नवंबर 2016 की तारीख है। हत्याकांड के बाद अब राजेंद्र गुप्ता का खुद लिखा हुआ लगभग 2.5 पन्ने का हैंडनोट मिला, जो नवंबर 2016 का था। इस हैंडनोट में राजेंद्र किसी के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा था कि वह किस तरह का निहायत सीधा और सरल इंसान है। साथ ही उसका पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। इतना ही नहीं, डायरी में तमाम लोगों के नाम, नंबर और बनाई गई कुंडलियां पेन से कट की गई थीं। राजेंद्र गुप्ता वर्ष 2016 में तीसरी शादी करने की फिराक में था। अधेड़ हो चुका राजेंद्र कहीं ना कहीं अपने दिल में तीसरी शादी का सपना बुन रहा था। हैंडनोट में वह कथित तौर पर लड़की के पिता को अंकल कहकर संबोधित कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने आशंका जताई कि कहीं यही बात तो उसकी हत्या की वजह नहीं बन गई। शायद कातिल नहीं चाहता था कि राजेंद्र गुप्ता की अकूत संपत्ति का कोई नया वारिस आए या उसकी जिंदगी में तीसरी औरत की एंट्री हो जाए। राजेंद्र के हैंडनोट में लिखा मिला, नमस्ते अंकल, 100 बात की एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसा काबिल, कर्मठ, सच्चा, संस्कारी, चरित्रवान, कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न इंसान आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले। मैं अपने अंदर हमेशा कमी ढूंढता रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे अपने अंदर कभी कोई कमी नहीं मिली। फोन पर थोड़ी देर बात करके कोई भी किसी को कितना समझ सकता है। फ्री माइंड होकर आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया। घबराहट में शायद गलत बोल गया। हैंडनोट में राजेंद्र ने आगे लिखा था, मेरा तलाक फाइनल हो चुका है, जो एकदम सत्य है। मेरी पत्नी ने अब दूसरी शादी कर ली है। मेरी ससुराल बहुत संपन्न है। बच्चों की पढ़ाई का मुझे कोई खर्च नहीं देना, सब हो चुका।
हालांकि बच्चों के लगाव की वजह से कुछ भेज देता हूँ, इसलिए कि बच्चे नफरत ना करें। बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। मैं अकेला हूँ। अब आप लोग जो कहेंगे वो करूँगा। जीवन साथी से कई फोन कॉल आते रहते हैं, लेकिन मुझे कुंडली मिलाकर ही शादी करनी है, इसलिए सबको सॉरी कहना पड़ रहा है। आप मुझे गलत मत समझिए। आपकी बेटी से कुंडली मिला, तभी मैंने इंटरेस्ट भेजा, नहीं मिलता तो नहीं भेजता। कुंडली को गुरुजी को भी दिखाया, उन्होंने ओके बोल दिया। यदि आपकी बेटी की शादी होती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसको लाइफ में कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइफ उसे मिलेगी। आप एक राजा के घर शादी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप एक ऐसे पिता हैं जिसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। जेल से बाहर आने के बाद राजेंद्र ने दूसरा प्रेम विवाह अपने ही घर के सामने रहने वाली ब्राह्मण परिवार की नीतू से किया था। नीतू के परिवार वालों ने उससे संबंध तोड़ लिया और हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद गवाहों के टूट जाने, मुख्य गवाह मां शारदा देवी के मुकर जाने और साक्ष्य के अभाव में राजेंद्र गुप्ता बरी हो गया। बरी होने के बाद उसके जीवन में कुछ ठहराव आया। पुश्तैनी जमीन और किराए पर कमरा देने के व्यवसाय के साथ देसी शराब की 2 दुकानें भी उसने अपने प्लॉट पर खुलने दी, जिससे उसको अच्छा खासा किराया आने लगा। विक्की गुप्ता भले ही अपने ताऊ से नफरत करता था और उनसे बदला भी लेना चाहता था, मगर उसकी ताई नीतू उसकी काफी चिंता करती थी। विक्की की हर जरूरत का ध्यान नीतू रखती थी। विशाल का बैंक अकाउंट खंगालने पर चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि नीतू गुप्ता यानी विशाल की ताई यानी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी उसके खर्च के लिए हर महीने 10,000 रुपए भेजती थी। सालों बाद इस बार दिवाली पर जब विक्की घर आया तो यम द्वितीया पर नीतू की बेटी गौरांगी ने विशाल की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज पर टीका लगाया था और काफी वक्त एक साथ बिताया था। इन सब के बावजूद भी पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विशाल के हाथ अपनों पर गोली दागने से पहले कांपे क्यों नहीं। राजेंद्र गुप्ता ने विक्की की बहन और अपनी भतीजी अनुप्रिया की शादी कपड़ा फैक्ट्री मालिक से करने के लिए झूठ बोला था। पुलिस को यह बात अनुप्रिया के पति ने बताई। जब उनसे सवाल किया कि 4 हत्याओं के आरोपी के घर उसने शादी कैसे किया, जिस पर अनुप्रिया गुप्ता के पति ने बताया कि राजेंद्र ने उनसे झूठ बोलते हुए कहा था, मेरे छोटे भाई कृष्णा और उनकी पत्नी बबीता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसलिए भतीजी के मम्मी पापा मैं और मेरी पत्नी नीतू ही हैं। अनुप्रिया भी मुझसे यह बात छिपाए रही। मुझे सच्चाई की जानकारी 5 हत्याओं से संबंधित खबर मीडिया में पढ़ने के बाद हो पाई। राजेंद्र गुप्ता से विक्की को इतनी नफरत थी कि वह बहन अनुप्रिया की शादी में नहीं आया था। जब उसे अनुप्रिया ने फोन लगाकर कहा था कि विक्की मेरी शादी में आना है, तो उसने फोन करके बोला था, दीदी तुम शादी कर लो, मेरा आना ठीक नहीं रहेगा। वह महीने 2 महीने में एक बार अनुप्रिया को जरूर फोन करके उसका हालचाल पूछ लेता था। अपनी बहन पर वह बहुत प्यार दर्शाता था। इस बार भी दिवाली की मिठाई भी उसने ऑनलाइन भेजी थी। 27 साल पुरानी चली आ रही इस रंजिश की असली वजह जायदाद है। इस केस में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं। 5 लोगों की हत्या करने का आरोपी विक्की अपनी दादी शारदा देवी से काफी क्लोज था। इस वारदात से पहले वह उनके पास घर पर आया था। दादी ने उसके लिए खाने में रोटियां भी बनवाई थीं। इसके लिए उन्होंने राजेंद्र गुप्ता की दूसरी पत्नी नीतू से कहा था कि वो नौकरानी से 3 रोटी अधिक बनवा ले। डीसीपी गौरव बंसवाल और उनकी टीम को इस हत्याकांड में पहले यह शक हुआ था कि मर्डर की इस घटना में कई शूटर शामिल होंगे, लेकिन गहराई से हुई जांच और पूछताछ में दादी शारदा देवी ने स्पष्ट बताया कि विक्की ने मंशा जाहिर की थी कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। विक्की ने 22 अक्टूबर से ही अपना मोबाइल बंद कर लिया। उसकी कोई लोकेशन भी नहीं मिली। वह बगैर फोन के ही दिवाली के समय आकर घर में रुका भी था। डीसीपी ने आगे बताया कि वारदात वाली रात में राजेंद्र गुप्ता को सोते हालत में ही उनके रोहनिया स्थित निर्माणाधीन मकान में सिर में 2 गोलियां मारी गई थीं। उसके बाद विक्की ने भदैनी के घर पर सुबह 5-6 बजे के बीच में आकर 4 मर्डर किए थे। विक्की घर के हर कोने से वाकिफ था।
पहले उसने पहली मंजिल पर सो रही नीतू को गोली मारी, फिर वह सेकंड फ्लोर पर गया, जहां गौरांगी और छोटू सो रहे थे। उसने उन दोनों को भी गोली मार दिया। उनकी मच्छरदानी में भी गोलियों से छेद हो गए। गौरांगी का शव फर्श पर मिला था। ऐसा लगता है कि उसने संघर्ष किया था, जबकि दूसरे बड़े बेटे का शव बाथरूम में मिला था। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ने संघर्ष करके अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। विक्की की गतिविधियों को खंगालने पर पता चला है कि अहमदाबाद में उसने 22-24 नवंबर के बीच अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। इसके बाद वह बनारस आया था और यहीं पर भाई दूज तक रुका था। विक्की के सीडीआर में मिले 3 संदिग्ध नंबर अब बंद हैं। उनकी लोकेशन नहीं मिल रही है। पुलिस की 4 टीमें विशाल और संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए हर कोशिश कर रही हैं। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली विशाल की लोकेशन का पता लगाना है। कहानी लिखे जाने तक पुलिस को आरोपी विशाल के बारे में कहीं से कोई सुराग नहीं मिल सका था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि भेलूपुर थानाध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने विक्की के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। उस पर घोषित इनाम की राशि 25,000 से 50,000 रुपये जल्द ही कराई जाएगी। वैसे तफ्तीश अपनी जगह पर है, लेकिन केस के कुछ इत्तेफाक भी हैरान करते हैं। अव्वल तो जिस तरह राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार के सभी लोगों को गिन गिन कर 2-2 गोलियां मारी गईं, वैसा आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या की थी, तब उन्हें भी उसने ठीक वैसे ही 2-2 गोलियां मारी थीं। गौर कीजिए कि जब कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या हुई, वो मंगलवार का दिन था। अब भी ये कत्ल मंगलवार को ही हुए। वो भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा था। कोई भी कहानी शुरू चाहे कोई करे, खत्म करना उसके हाथ में नहीं होता है। राजेंद्र गुप्ता ने 5 नवंबर 1997 दिन मंगलवार को जो कहानी शुरू की थी, वो कहानी 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को जाकर समाप्त हो गई। राजेंद्र गुप्ता ने ये शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस दिन जिस तरीके से और जिस मकसद से उसने कहानी शुरू की थी, ठीक उसी दिन उसी तारीख और उसी तरीके से राजेंद्र गुप्ता की कहानी भी पूरी हो गई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।